अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने क्लास 11 का 6 लेक्चर डिस्कस करना है, जिसमें हमने कुछ मेन पॉइंट मास स्पेक्ट्रोमेट्री के डिस्कस करने हैं। उसके बाद एवरेज आर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को डिस्कस करना है, और थर्ड टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, कि हम कंपाउंड का एनालिसिस कैसे करते हैं। अब पहले मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं आयनाइजेशन चैम्बर में, उनकी जो मास और ई वैल्यू होती है, इसे मास टू चार्ज रेशियो कहते हैं, वो इक्वल होती है S स्क्वायर R स्क्वायर और 2E। इसमें आपका जो H होता है, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, R रेडियस, और E क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। रिसेंटली हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, मजीद इसमें बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। ये आपका मास है, ये E क्या है आपका चार्ज है, ठीक है। अब जब आयनाइजेशन चैम्बर में आयन एक्सेलरेशन चैम्बर के बाद फिर मास एनालाइजर चैम्बर आता है, जिसमें हम मास व ई वैल्यू की बिना पर आयंस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। आपको पता है मास एनालाइजर में क्या होता है, मैग्नेट्स होते हैं, और मैग्नेट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मुख्तलिफ आयंस होते हैं मुख्तलिफ मास वाले, वो डिफरेंट डिफ्लेक्शन और सेपरेशन शो करते हैं। अब पहले मैं ई पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता हूँ, कांस्टेंट रखता हूँ। अगर कांस्टेंट रखता हूँ, अगर आप देख सकते हैं जो मास और ई वैल्यू है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर, यानी रेडियस का क्या स्क्वायर है, ठीक है। तो हम मास एनालाइजर चैम्बर में क्या कर रहे हैं, आयन को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक। अब इसका मतलब ये है, अगर मास और ई वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, तो रेडियस भी क्या होगा, लार्ज होगा। अगर मास और ई वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसका मतलब ये है कि भी मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में जब भी आयंस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो वो मुख्तलिफ तरह की डिफ्लेक्शन शो करते हैं। अब कैसे, ये बताता हूँ आपको। रिसेंटली मैंने आपको बताया था नियॉन का। अब नियॉन के जो है ना 3 आइसोटोप्स होते हैं। तीनों आइसोटोप्स क्या है, मास एनालाइजर में, किसमें है, मास एनालाइजर में। और एक का जो मास है वो 20 है, दूसरे का क्या है 21 है, तीसरे का क्या है 22, ठीक है। सपोज कर रहे हैं यही होता है मास नंबर इसका। अब देखें इसका देखें मास सबसे ज्यादा है, ये क्या है मास नंबर या एटॉमिक मास। बाकी नियॉन आइसोटोप से फिर नियॉन 21 वाला, फिर नियॉन 20 वाला। अब इसमें से कौन सा पहले सेपरेट होगा, मैंने आपको कहा था जो आपके लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं आइसोटोप्स या आयंस, हमेशा वो लास्ट में क्या है, सेपरेट होते हैं। अब जिसका मास ज्यादा होगा वो पहले क्या होगा, लार्जर मॉलिक्यूलर वेट आयंस भी कह सकते हैं, वो क्या होंगे, फर्स्ट सेपरेट होंगे, ठीक है। पहले उन्हें क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। अब देखें एक आपके पास तकरीबन 20 ग्राम का सब्सटेंस है, ठीक है। एक है आपके पास 1 ग्राम का सब्सटेंस, ठीक है। अगर आप वो 20 ग्राम वाले मास को ऐसे फेंकते हैं, वो थोड़ा सा दूर जाएगा, यानी उसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नीचे डायरेक्ट गिर जाएगा। अगर 1 ग्राम का हो, जैसे आप पंख को ले लें किसी भी परिंदे के, पहले तो आप उसे फेंकेंगे, वो डिस्टेंस यानी कोई फैसला तय नहीं करेगा, वो वहीं पे क्या है, गिर जाएगा, वहीं पे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसमें भी वही इसी बेस के ऊपर जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेडियस क्या है, ज्यादा बनेगा। अब देखें, अब 20 ग्राम का जो रेडियस है वो इस तरह शो होगा, डिफ्लेक्शन भी देखें, इसमें रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और डिफ्लेक्शन भी क्या करेगा, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करेगा। देखें वो काफी दूर जाकर ऐसा ऐसे गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन है सही, अगर तो बहुत ही थोड़ी है तो थोड़ी डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर 1 ग्राम वाले को फेंके वो तो दूर जाएगा ही नहीं, ठीक है, वो हैवी नहीं है इतना
कि भाई वो क्या करेगा, डिस्टेंस क्या है, अगर अपना क्या है डिस्टेंस को मजीद बढ़ाएगा। अब देखें इसमें 1 ग्राम वाला आप ऐसे फेंकेंगे, वो ऐसे क्या आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, यानी उसकी क्या होगी, लार्ज रिफ्लेक्शन होगी। अब एक और बात होती है पाथ लेंथ, जिसे वो एक ही बात है, यानी कितना लेंथ या कितना डिस्टेंस क्रिएट करता है, या कितना डिस्टेंस के बाद आपका आइन जो है ना इसमें डिटेक्टर की तरफ जाता है या इलेक्ट्रोमीटर की तरफ जाता है। ठीक है, अब देखें एक तो इसने लार्ज डिफ्लेक्शन शो की, ठीक है, और रेडियस क्या है इसका, स्मॉल है यानी कम है। ठीक है, इसने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो की, रेडियस क्या है, ज्यादा है, रेडियस क्या है, ज्यादा है, यानी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अब देखें अगर 1 ग्राम का यानी पंख है आपका, तो आप देखते हैं ना, तो वो पंख अगर आप ऊंचाई से गिराएं तो ऐसे घूमता 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 जो है ना नीचे गिरता है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं जाता, बिल्कुल इसी तरह घूमता घूमता, तो इसलिए उसका पाथ लेंथ भी क्या है, ग्रेट हो जाएगा, यानी इसी तरह क्या है, ये ऐसे मूव करता हुआ आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा हो गया, यानी इसकी पाथ लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए ये जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो गया, यानी डिटेक्टर की तरफ जाएगा और डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए हम कहते हैं जो आपके लार्जर मॉलिक्यूलर वेट आयंस होते हैं, जिनकी मास और ई वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, मास और ई वैल्यू ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं, फर्स्ट सेपरेट होते हैं और डिफ्लेक्शन क्या शो करते हैं, स्मॉल, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो आपकी बुक में यही लिखा हुआ है कि स्मॉलर का m और e वैल्यू यानी मास टू चार्ज रेशियो, देन स्मॉलर विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा जाए तो आपका जो आइन होगा जिसकी स्पेसिफिक m और e वैल्यू है वो हमेशा डिफरेंट प्लेसेस पर क्या है, गिरेगा। डिफरेंट किसके ऊपर गिरेगा, इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर, फिर डिटेक्टर के जरिए क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लार्जर m ओवर e वैल्यू। ठीक है, तो रेडियस विल बी इंक्रीज, path length will be less। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन क्या होगी, स्मॉल डिफ्लेक्शन होगी, और सेपरेट भी क्या होगा, फास्ट होगा, सेपरेट फास्ट। ठीक है, कौन सा आपका, जिसकी लार्जर m और e वैल्यू होगी। अब उसके उलट कर दें, ठीक है, यानी जिसकी m और e वैल्यू कम होगी, रेडियस उसका कम होगा, पाथ लेंथ लेकिन उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, और डिफ्लेक्शन क्या शो कर रहा होगा, लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा। ठीक है, अब एक बात और भी बताता जाऊं आपको कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ईच एंड प्रोड्यूस अ लिटिल अमाउंट ऑफ करंट। क्या है, करंट प्रोड्यूस करता है, उस करंट को क्या है, डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, उसके बाद फिर उसे एम्पलीफाई किया जाता है, एम्पलीफाई करने के बाद रिकॉर्डर के ऊपर वही करंट की स्ट्रेंथ को मेजर करके उसे रिलेटिव मोमेंट्स की सूरत में आपका रिकॉर्डर क्या है, शो कर रहा होता है, यानी जो आपकी करंट की स्ट्रेंथ है। लेकिन मैच नंबर कैसे आता है, तो मैच नंबर को डिटेक्ट करने के लिए आप जो है ना एक सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं कार्बन 12 आइसोटोप के साथ। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप के साथ। अब इसके जो आइसोटोप्स हैं इसका भी करंट, ठीक है, करंट स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, फिर इसकी करंट स्ट्रेंथ और नियॉन की करंट स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। उस कंपैरिजन के जरिए क्या आ जाता है, आपका एग्जैक्ट मास आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कार्बन 12 की मदद से आप रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं, एवरेज निकालते हैं। इसी तरह जो है ना एग्जैक्ट मास निकालने के लिए किसी भी आइसोटोप्स का, जैसे नियॉन के आइसोटोप्स हैं, तो आप क्या करते हैं, कंपैरिजन के लिए कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। फिर इसके करंट स्ट्रेंथ को और नियॉन की करंट स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, आप कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनके क्या आ जाते हैं, एग्जैक्ट मास नंबर्स या एटॉमिक मासेस या जस्ट मास भी कह सकते हैं। इनके आइसोटोप्स के क्या आ जाते हैं, रिकॉर्डर के ऊपर। अब आपके पास एक मास स्पेक्ट्रम हासिल होता है,
मैस स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस साइड पे क्या होती है आपकी रिलेटिव अबंडेंस, यानी वर्टिकल लेते हैं आप रिलेटिव अबंडेंस को, ठीक है। कितनी होती है 0 से लेकर 100 तक, यानी कोई किसी भी एलिमेंट की नेचुरल अबंडेंस कितनी हो सकती है 100% हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आइसोटोप्स इस तरह तैयार होते हैं, कौन सा नियॉन 20। अब यहाँ पे जो आप एक्स एक्सिस पे लेते हैं मैस नंबर, ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। तो जो आपका 20 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप है नियॉन का, उसकी जो है ना 90.92% क्या होती है रिलेटिव अबंडेंस होती है। अब आपकी 21 वाले की वो तो होती है तकरीबन 0.26%। अब जो 22 वाली होती है उसकी जो होती है रिलेटिव अबंडेंस वो 8.82% रिलेटिव अबंडेंस होती है, किसकी नियॉन 22 आइसोटोप वाले की, ठीक है। ये क्या आ जाता है आपके पास मास स्पेक्ट्रम आ जाता है किसका नियॉन का। अब हमने क्या मालूम करना था मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए, मास मालूम करना था यानी मास नंबर मालूम करना था। वो तो इसी पॉसिबल आइसोटोप या इसी पीक में ही नजर आ जाता है कि भाई फलां का मास नंबर ये है, फलां का मास नंबर ये है, फलां का मास नंबर ये है। अब रिलेटिव अबंडेंस ये है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी की मदद से हम क्या मालूम करते हैं एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। जो आपकी एवरेज एटॉमिक मास है वो डिपेंड करती है एक तो रिलेटिव अबंडेंस के ऊपर, दूसरा मास नंबर ऑफ आइसोटोप, ठीक है। अगर फर्ज करें अगर एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना चाहते हैं आप, तो एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास का एक फार्मूला होता है, ठीक है। क्या करते हैं आप मास नंबर मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस। अब देखिए मास नंबर कौन सा होगा, अब देखिए हम 20 वाला अगर लिखेंगे मास नंबर यहाँ पे तो 20 वाले की रिलेटिव अबंडेंस लिखेंगे। अब यहाँ पे कितने आइसोटोप्स हैं 3 हैं, तो क्या करेंगे हम 3 बार इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। मास नंबर को रिलेटिव अबंडेंस के साथ भाई 20 मास नंबर है, ठीक है, और उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है 90.92%, ठीक है। तो उसे क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो दूसरा आइसोटोप है उसके मास नंबर और उसकी रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके फिर आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर मास नंबर ठीक मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस, कौन सा ये 20 वाला, ये 21 वाला, फिर उसको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, क्योंकि तीसरा आइसोटोप भी है उसका मास नंबर कौन सा है 22 वाला, और उसको मल्टीप्लाई कर क्या कर देते हैं रिलेटिव अबंडेंस से, क्योंकि किसी एलिमेंट की मैक्सिमम रिलेटिव अबंडेंस कितनी हो सकती है 100 हो सकती है, तो हम क्या करते हैं 100 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब यही वैल्यू हम क्या है पुट करते हैं, ठीक है। नियॉन 20 वाला 20 क्या है मास नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे 99.92, ठीक है। अब दरमियान में क्या करेंगे प्लस, अब 21 वाला 21 मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस कितनी है 0.26 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट जो तीसरा आइसोटोप है 22 वाला, 22 मास नंबर है और उसकी रिलेटिव अबंडेंस 8.82 है, तो आप क्या कर देंगे ओवरऑल डिवाइड कर देंगे 100, ठीक है। तो इसका अगर आप सॉल्व करें तो इसका तकरीबन एवरेज एटॉमिक मास आ जाता है 20.18 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। क्या आ जाता है आपका एटॉमिक मास यूनिट आ जाता है, ठीक है। अब देखिए नियॉन के जो आइसोटोप्स हैं एक का तो 20 है, 21 एंड 22। अब देखिए ये जो एवरेज एटॉमिक मास है किसी भी नियॉन के आइसोटोप के एटॉमिक मास से मिलता जुलता है नहीं, किसी का है 20.18 AMU नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज एवरेज एटॉमिक मास कितना 20.18 एटॉमिक मास यूनिट। तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसी तरह कि भाई देयर इज नो इंडिविजुअल नियॉन एटम दैट हैज एवरेज एटॉमिक मास कितना 20.18। अब देखें 20.18 किसी से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। वो कौन सा है 22 वाला है, 21 वाला है या 20 वाला है,
20.18 किसी का भी क्या है एटॉमिक मास नहीं है। तो इसी तरह अगर शॉर्ट आ जाए तो आपने उसकी रिलेटिव अबंडेंस याद रखनी है, नियॉन के आइसोटोप्स कितने हैं ये भी याद रखने हैं, और कौन कौन से मास नंबर वाले हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस सारी की सारी याद करेंगे। फिर आपने क्या है मैथमेटिकल क्वेश्चन करना है, फिर इनमें लिख देना है कि भी देयर इज नो इंडिविजुअल नियॉन एटम दैट हैव एवरेज एटॉमिक मास 20.18 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास को हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास रिलेटिव अबंडेंस हो और मास नंबर हो, आप आसानी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एक क्वेश्चन और भी आता है कि ब्रोमीन shows two strong peaks, justify। पहले तो आपको ये बताता जाऊं कि जो आपके नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ पीक्स किसको शो कर रही होती है, मास नंबर, किसको शो कर रही होती है, मास नंबर को। और आपकी जो हाइट ऑफ पीक है यानी यहां से लेकर यहां तक किसको शो कर रही होती है, रिलेटिव अबंडेंस को। यानी हाइट ऑफ पीक शोज द रिलेटिव अबंडेंस, नंबर ऑफ पीक शोज द मास नंबर या रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो ब्रोमीन शोज टू स्ट्रॉन्ग पीक। अब क्योंकि ब्रोमीन के टू आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, 79 वाला एक 81 वाला, ठीक है, और जब इसका मास स्पेक्ट्रम लेते हैं तो मास स्पेक्ट्रम में इसकी दो पीक्स नजर आती हैं। यहाँ पे आप क्या लेते हैं, रिलेटिव अबंडेंस, कहाँ तक, 100 तक, 0 से, और नीचे क्या लेते हैं आप, मास नंबर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन के दो आइसोटोप हैं, एक की जो पीक होती है वो 50.54% यानी रिलेटिव अबंडेंस रेशियो होती है, और दूसरी 49.46%। जब भी इसका मास स्पेक्ट्रम लेते हैं, क्योंकि इसके दो आइसोटोप होते हैं, जब इसका मास स्पेक्ट्रम लेते हैं तो दो पीक जाहिर होती हैं, एक ब्रोमीन 79 की, एक ब्रोमीन 89 की। एक की रिलेटिव अबंडेंस इतनी होती है, दूसरी की रिलेटिव अबंडेंस इतनी होती है, इसलिए ब्रोमीन क्या करता है, दो स्ट्रॉन्ग पीक शो करता है। इसलिए जस्टिफाई हो गया कि ब्रोमीन क्योंकि दो आइसोटोप रखता है, उन दोनों आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस ये है, तो उनकी क्या होगी, दो पीक्स होंगी, किसके ऊपर, मास स्पेक्ट्रम के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एवरेज एटॉमिक मास। तो आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाए, अगर उसके आइसोटोप पता हो, उनके मास नंबर पता हो और क्या है रिलेटिव अबंडेंस पता हो, तो आप आसानी से जो है ना एवरेज एटॉमिक मास क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, एक इन सैंपल वेपराइजेशन चैम्बर, द प्रेशर ऑफ वेपर इज केप्ट वेरी लो ड्यूरिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री या इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। वाई, ये आपसे एक क्वेश्चन हो गया, आपने बताना है कि भी हम जो सैंपल वेपराइजेशन चैम्बर में वेपर्स का प्रेशर बहुत कम क्यों रखते हैं और कितना रखते हैं। ठीक है, ये आपने आंसर फाइंड आउट करके आना है। ठीक है, एज असाइनमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। अब कंपाउंड एनालिसिस हम जो है ना दो तरह से करते हैं। कंपाउंड एनालिसिस दो तरह से करते हैं, एक या इस तरह भी कह सकते हैं, कंपाउंड एनालिसिस हैज टू टाइप। एक जिस कहते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा कहते हैं हमको क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है, अब फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है C6H12O6, ये आपके पास क्या है, कंपाउंड है, सैंपल है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कंपाउंड के सैंपल में, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के सैंपल में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट्स को, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स कि कौन कौन से जो है ना एक कंपाउंड के सैंपल में एलिमेंट मौजूद होते हैं। आप देखें
ग्लूकोज में कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसको हम, इस एनालिसिस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम क्या कहते हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ कंपाउंड, यानी डिटरमिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ मास या ग्राम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, देखिए आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में जस्ट आइडेंटिफाई किया भाई कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वांटिटी से ज्यादा है, अमाउंट से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, ग्राम में या उनका एलिमेंट का मास, यानी जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं एक कंपाउंड के सैंपल में, उनके मास को क्या है डिटरमाइन करना, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालें आप। ठीक है, कितना होता है, 6। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। 12 एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तकरीबन ये होता है 180 ग्राम। यानी आपका कंपाउंड का जो सैंपल है, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास है या उसका जो मास है वो कितना है, 180 ग्राम है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट का मास मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, क्या, मास ऑफ, जैसे आपका कार्बन है एलिमेंट, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मास ऑफ कार्बन उसे डिवाइड करते हैं हम मास ऑफ कंपाउंड। या दूसरे लफ्जों में हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड या इन अ सैंपल ऑफ कंपाउंड। कौन सा, ग्लूकोज। अगर आप इसका कार्बन का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, क्योंकि जो परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट है, इसकी अगर डेफिनेशन करें तो ये क्या है, इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। यानी 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट का मास होगा वो क्या होगा, आपका परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट होगा। आप किसका फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम कार्बन का। तो आप देखिए कार्बन का कितना है, 12 एटॉमिक मास है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे 12 लेंगे, नीचे क्या लेंगे, 180 ले लेंगे। अब आपके पास यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज। यानी सिंपली आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट, तो आपने क्या करना है, कार्बन का एटॉमिक मास लेना है या जस्ट मास लेना है इसका, और डिवाइड कर देना है कंपाउंड के मास से, और मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 से, आपके पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से जो है ना किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भी कौन कौन से एलिमेंट हैं और कितना मास है हर एलिमेंट का। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट हम मजीद कंबशन एनालिसिस को पढ़ेंगे, मजीद इसको जो है ना एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।